हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था और प्रथम विश्व युद्ध के होने के क्या कारण थे। गाइज, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर एक ऐसी सेपरेट वीडियो बना दीजिए जिसके बाद में हमें कुछ और देखने के लिए आवश्यकता ना पड़े। सो गाइज, आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो हाजिर है और आज की जो ये वीडियो है ये ना केवल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ऐसे विद्यार्थी जो कि अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और इसके बाद में उन्हें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो आज हम इस वीडियो में बता देंगे। उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चले गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये वीडियो जो आज आप देख रहे हो ये उससे भी बेस्ट है और ये उससे भी अपग्रेडेड है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसको हमने डोनेट करने के लिए www का प्रयोग किया है। तो जहाँ पर भी आप www देखें तो वहाँ समझ जाएं कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात हो रही है। ओके, सो सेकंड चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध, इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, इसके अलावा वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। इस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि जो आज हम इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दे रहे हैं, ये पहले प्रथम विश्व युद्ध नहीं कहा जाता था। इसे प्रथम विश्व युद्ध हमने नाम इसीलिए दिया क्योंकि भविष्य में आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या ख़त्म हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब ये जो लड़ाई है इसके बाद दुनिया में और कोई लड़ाई नहीं होगी, इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। मैंने आपको अब तक 3 नाम बता दिए प्रथम विश्व युद्ध के। सबसे पहला नाम मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला नाम मैंने आपको बताया द ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है इसे, या फिर द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। क्यों इसे ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा महान युद्ध था। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो लोगों को लगा था कि ये थोड़े ही समय के लिए युद्ध होगा, 2-4 महीने में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध से होने वाली परिणतियां सबको पता थी कि युद्ध जब होगा तो इससे दोनों पक्षों को बराबर या किसी एक पक्ष को ज़्यादा, जीतने वाले को कम और हारने वाले को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये युद्ध 4 वर्षों तक चलेगा। आपको जैसा कि मैंने बताया 28 जुलाई 1914 से लेकर शुरू हुआ और ये कब तक? 11 नवंबर 1918 तक चला। तो अगर आप ईयर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 4 साल आपके हो जाते हैं। और ये 4 साल तक जब ये युद्ध चला तो इसीलिए उसको द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इसे ग्लोबल वॉर क्यों कहा जाता है? इसे ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के अधिकतर जो देश थे वो इसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस युद्ध में शामिल थे, यानी कहें तो प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थे, इसीलिए इसे द ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। तीसरी बात, इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है क्योंकि जब युद्ध की परिणतियां या युद्ध जब चल रहा था तो देशों को ऐसा लगा उस समय कि शायद ये एक ऐसा महायुद्ध होगा जिसके बाद दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या फिर अब इस युद्ध के बाद में कोई और युद्ध नहीं होगा। एंड टू ऑल वॉर्स, यानी ये जो युद्ध है वो सभी युद्धों को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब ये है। तो ये तीनों के तीनों नाम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे ज़रूर नोट कर लें। अगली बात हम बात करते हैं अब इसका सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया है, और आपके लिए और भी बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब स्टार्ट हुआ? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, और ये कब तक चला? ये 11 नवंबर 1918 तक चला। जो ये प्रथम विश्व युद्ध है इसे हम WW से भी डोनेट करते हैं, और ये एक महान युद्ध से भी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमेशा युद्ध के, लड़ाई झगड़े के दो पक्ष होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो भी दो पक्षों के बीच में लड़ा गया, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा अगर हम कहें तो केंद्रीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो थे, जिसके बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया है, मित्र राष्ट्र इसके अंदर फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, और वर्ष 1917 के बाद में इस युद्ध के अंदर कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो गया। इसमें आपको एक और देश का नाम याद रखना है, जापान। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं, तो वो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर SOL में, NCVAB में या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या फिर आप सिविल सेवा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास में सुनहरा मौका है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से और भी बातें बताने का प्रयास किया है। सो गाइज, ये आपकी सेकंड स्लाइड है, और इसके ऊपर अब हम बात करेंगे केंद्रीय शक्ति के बारे में। तो ये मैंने अलग से ही आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, दूसरी ओर कौन थे? केंद्रीय शक्ति। अब इसके अंदर कौन कौन से थे? आपको मेजरली 3 नाम याद रखने हैं इसके अंदर: जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य, और इसके बाद में ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया जैसे देश इसके अंदर शामिल थे। तो ये रहे दोनों पक्ष जो कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल थे। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और कुछ डिटेल्स के बारे में जो आप लोगों को याद रखनी है, लेकिन वो डिटेल्स मैंने इसके अंदर मेंशन इसलिए नहीं करी क्योंकि अगर हम अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं, अगर हम अलग अलग जगह पर चेक करते हैं, तो इसका डाटा हमें थोड़ा सा अलग मिलता है, और सरकारी डाटा हमेशा अलग होता है। लेकिन बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक डाटा कलेक्ट किया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें 17 मिलियन जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी। याद रखना, 17 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 11 मिलियन ऐसे थे जो एक पक्ष के थे, और 6 मिलियन जो थे वो दूसरे पक्ष के थे। और इसके अंदर ही आप देखोगे तो लगभग 20 मिलियन लोग ऐसे रहे, यानी 2 करोड़ लोग ऐसे रहे जो इसके अंदर प्रथम विश्व युद्ध के अंदर घायल हुए थे। और अगर हम बात करें तो नुकसान का, जिन्हें संपत्ति का नुकसान बोलते हैं, तो वो क्या है? इन्फिनिटिव रही। वो ऐसी रही जिसे हम कह सकें कि भाई वो अनगिनत रही। बहुत ही ज़्यादा इसमें संपत्ति का नुकसान हुआ, क्योंकि युद्ध भी बड़े पैमाने का था, जैसा कि आपने अभी इसको समझा ही है। इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये ऑस्ट्रिया हंगरी का जो ये साम्राज्य है, इस साम्राज्य के अंदर एक शासक राज करता था जिसका नाम था हैब्सबर्ग। आपको ये नाम याद रखना है, स्पेलिंग में लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। हैब्सबर्ग नाम था इसका, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो था पूरा का पूरा, इसके क्या कारण थे। मेनली मैं आपको मेन कारण ही बताऊंगा जो आपको ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट लगे और आप उसको अच्छी तरीके से समझ भी सके। तो सबसे पहले इसके मेन कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो मेन ही इसके कॉजेज़ है। मेन का मतलब क्या है? MAIN। आप देखेंगे इसके नाम के ऊपर M से आपका मिलिट्रेंट का मतलब क्या है? हम जिसे बोलते हैं सैन्यवाद, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है अलायंस सिस्टम, ए से। अलायंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? अलायंस सिस्टम का मतलब सिंपल सा होता है गुट बनना, ठीक है। तीसरी बात है इंपीरियलिज्म, यानी अपना क्या है कि हम देखते हैं इंपीरियलिज्म होता है। और इसके बाद में चौथा अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म, जिसे राष्ट्रवाद बोलते हैं, और ये एक तरीके से आप
इम्प्रेल करते हैं हम किसी चीज़ को, तो मैं भी आपको आगे इस बारे में भी बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, जिस मैप के थ्रू आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे कि भाई आखिर लड़ाई जो थी वो किन किन देशों के बीच में थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मुझे ये मैप मिला है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइज इसको भी एक बार देख लीजिए। ये गाइज वो मैप है जो आप देख सकते हैं। इस पूरे मैप के अंदर में तीन तरह के लोग दर्शाए गए हैं। जी हाँ, सबसे पहला ग्रीन कलर में दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा आप लोगों का अगर आप देखेंगे तो हल्का पेल कलर का है, येलो कलर का है, या आप इसे सैफरन कलर के रूप में भी देख सकते हैं। और इसके बाद में एक कलर और है जो कि वायलेट कलर है। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए। तो ये तीन कलर तीन तरह के देशों का प्रतीक है। सबसे पहले ग्रीन कलर वो है जो कि मित्र राष्ट्रों के साथ में था, और इसके बाद में जो ये सैफरन कलर आपको जो थोड़ा सा दिख रहा है नारंगी कलर का, इसके अंदर वो देश है जो केंद्रीय देश शामिल है। और तीसरा वायलेट कलर वो कलर के मेंबर्स हैं जो इस युद्ध में शामिल नहीं थे, जिनका इस युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। तो मैं दोबारा से आपको मैप से इस पूरे के पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना चाहूँगा और आप लोगों को दिखाकर बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा से अपनी उस स्लाइड के ऊपर आते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के होने के क्या कारण थे इसके बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो लिखा है, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो इसको आप एज इट इज़ नोट कर लेना। अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ऐसा है कि जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। अब आपको पता है जर्मनी एक देश है और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उसके बाद जो जीते हुए देश हैं मित्र राष्ट्र, उसमें से जो फ्रांस, ब्रिटेन, मुख्य रूप से इन दोनों देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही उत्तरदायी ठहराया, या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया। तो जर्मनी के 1890 में क्या होता है, एक नए सम्राट बनते हैं, एक नए राजा बनते हैं, जिनका नाम है जो विलियम द्वितीय। इन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू करी। अब आपको ये पता चल गया होगा कि कब इन्होंने नीति शुरू करी, जब ये बने। ओके, इसके बाद में अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी इस नई नीति में पूरे जर्मनी को पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने के इन्होंने कई प्रयास किए। आपको ये याद रखना है, किसने? विलियम द्वितीय ने। ठीक है, इसी का परिणाम ये रहा कि जो विश्व के और भी देश रहे, उन्होंने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा। किस रूप में देखा कि भाई जर्मनी क्या कर रहा है। जो विलियम द्वितीय ने अपनी नई नीति शुरू कर दी कि भैया कैसे भी करके हमें क्या करना है, जर्मनी को विश्व के उन तमाम ताकतवर देशों में से एक बनाना है, जैसा कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ऑटोमन साम्राज्य, या फिर हम कहें तो और हमारे जो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी जैसे देश हैं। इस तरीके से हमें इसको भी बनाना है। तो दुनिया के और देश इस चीज़ को क्या देख रहे थे, एक उभरते हुए खतरे के रूप में देख रहे थे। और इसी के चलते हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो कैसी हो गई, अस्थिर हो गई। क्योंकि जैसे जर्मनी ने अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू किया, वैसे ही और भी देश अपने आप को ताकतवर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रिसॉल्वेंट करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है परस्पर रक्षा का सहयोग। सेकंड पॉइंट आप लोगों का ये बन जाता है कि भाई हर एक देश जो है वो सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, भाई मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ इस कोविड के दौर में आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हाथ धोते रहिए, बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर लगाइए, और अधिक से अधिक सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माफ़ कीजिए इस चीज़ के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट अब हमारा आता है परस्पर रक्षा सहयोग। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि कई देश अपनी सुरक्षा के लिए गुट बताने हुए स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्र यानी यूरोप के जितने भी देश थे, उन्होंने आपसी सहयोग के लिए कई रक्षा समझौते किए। और ये रक्षा समझौते अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत सारे समझौते हैं, और ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ, तो इसके आसपास नहीं बल्कि इससे भी पहले, बल्कि सन 1700 से ही चले हुए आ रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी याद रखनी है कि कई देशों ने अपनी सुरक्षा करने के लिए कई संधियां, कई समझौते करे। हम इंपॉर्टेंट सभी संधियों के बारे में बात करेंगे। इन संधियों
का सीधा सा अर्थ था, यदि यूरोप के किसी राष्ट्र यानी किसी भी एक राष्ट्र पर कोई भी दूसरे राष्ट्र ने, जो उसका शत्रु है, जो कि उसका दुश्मन है, अगर वो हमला करता है तो उस ग्रुप में जितने भी देश शामिल हैं वो सभी मिलकर अपनी उस देश को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और सभी मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में नाटो के बारे में पढ़ा है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बातें आ जाती हैं। इसके बाद में अब मैंने बताया था कुछ संधियों के बारे में, तो उसमें से दो इंपॉर्टेंट संधि है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दी है। सबसे पहला त्रिपक्षीय संधि, आपको ये याद रखनी है, कब हुई थी? वर्ष 1982 में। दूसरी बात आपको ये याद रखना, ये संधि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली को जोड़ती है, यानी तीन देश है इसके अंदर, एक तरफ आपका जर्मनी, दूसरी ओर आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, AH लिखेंगे हम इसके लिए, और यहाँ पर जो थर्ड कंट्री है जिसका नाम है इटली। आपको ये भी याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हालांकि आगे चल के जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो उस समय जो इटली इनका जो ग्रुप है वो छोड़कर चला जाता है और दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाता है और दूसरे ग्रुप के साथ में ये युद्ध लड़ता है। इसके साथ आपको सेकंड वाला भी आपको ये याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसे त्रिपक्षीय सौहार्द संधि भी कहा जाता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा होता है, लेकिन आप इंग्लिश में इसको याद रखेंगे, इंग्लिश में यही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और इसके अंदर आप लोग एक और कंट्री का नाम याद रखेंगे जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ, जिसका नाम था, दो देश, मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, मैं आगे बताऊंगा आपको वो कौन से देश थे जिनके वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ, और उन दोनों की ही ये मेन लड़ाई थी। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ इसी प्रकार यूरोप में दो गुट बन गए, आपने देखा, पहला गुट किसके साथ का है? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी इसके साथ का, और दूसरा गुट हम क्या देखते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। हालांकि आगे चल के हम इनके देखेंगे, इनके साथ में इस गुट में नहीं, इनके साथ में अमेरिका भी लड़ेगा, लेकिन अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था। अब थर्ड है आपका साम्राज्यवाद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है? आपको दो चीज़ें याद रखनी है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा इसका भी, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या कारण थे। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध रहा, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। आपको पता है रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल के लिए ही यूरोप के जो ये देश के जो बहुत सारे देश थे, यूरोप के ही बहुत सारे, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने समुद्री यात्राएं करी थी, और ये समुद्री यात्राएं करके अपने देश से दूसरे नए नए देशों की खोज में जाते, जैसे भारत, इसके अलावा अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे इन्होंने देशों के बारे में जहाँ पहले पढ़ा था उन देशों के बारे में इन्होंने खोजना स्टार्ट किया, और उन देशों को धीरे धीरे जब इन्होंने खोज लिया तो उन देशों को इन्होंने अपनी एक कॉलोनियल सिस्टम स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर उपनिवेशवाद स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने बताया था आपको, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर है कि भाई कच्चे माल के लिए उन्होंने उन देशों को अपनी कॉलोनी वहाँ पर स्टार्ट करनी शुरू कर दी, उन देशों को अपना उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जो यूरोप के जो देश थे उनके बीच में एक ये विवाद का विषय भी बन गया, क्योंकि मैंने आपके सामने भी कई सारे नाम लिए, जैसे मैंने आपके सामने ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा भी मैंने आपके सामने पुर्तगाल और स्पेन, ऐसे देश के नाम लिए जो स्टार्टिंग में बिल्कुल किस चीज़ के लिए, जो समुद्री यात्राएं और नए नए स्थान पे खोजने के लिए ये निकले थे। और हम आगे चल के देखते हैं क्या इसके अंदर की जो जर्मनी है और साथ में इसके अंदर जो इटली है, इन्होंने क्या किया कि भाई इस नई उपनिवेशवाद के दौर में और भी जैसे जैसे देश विकसित होते शुरू हुए वो भी इसके अंदर शामिल होते गए, और इसके साथ साथ उनके लिए वैसे तो संभावनाएं कम बची थी, और जब इनके लिए संभावनाएं कम बची थी क्योंकि पहले से ये कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था, तो इन लोगों के लिए ज़रूरी था कि भैया जो क्षेत्र अब कमज़ोर हैं उनको मैं कैसे न कैसे करके हासिल कर लूँ।
तो आशा करता हूँ इस स्लाइड में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, इसी प्रकार से अब अगली स्लाइड में भी आप देख सकते हैं इसका यही परिणाम हुआ कि इन देशों में उपनिवेशवाद के विस्तार की एक नीति अपनाई। सभी देशों ने नए नए देशों को, या फिर जो देश कमज़ोर थे और किसी के गुलाम भी थे, और वहाँ पर उन देशों की अगर पकड़ कमज़ोर हो रही थी तो उनसे वो जीतने की कोशिश करते थे। ये नीति इस नीति ने क्या कर दिया, एक दूसरे से उपनिवेश में बलपूर्वक अधिकार करने की स्थिति में सुदृढ़ हो गए। सभी देश इसमें मजबूत हो गए और बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्य को पाने की इच्छा ने यूरोप के जो देश थे इनके बीच में टकराव और इनके संबंधों को और ज़्यादा खराब कर दिया। और इसने भी क्या किया कि युद्ध की ओर इसको ढकेलने की ओर एक काम किया। किस चीज़ का, आपको आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, तो मैंने ये अलग से हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार जो मोरक्को है आपकी कंट्री का नाम है, और साथ ही साथ आपका बोस्निया संकट में भी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या हुआ था, प्रतिस्पर्धा हुई थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों उपनिवेशवाद से जुड़े हुए ही विषय थे। दोनों पर वो अपने प्रभाव को लाना चाहते थे, दोनों ही उस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है कि अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे, जिसके उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद की एक रेल योजना भी बनाई। मोरक्को उसी का एक पार्ट था। इसी वजह से अब जब जर्मनी ने भाई ये काम किया, बर्लिन से लेकर बगदाद तक एक रेल मार्ग बनाने की योजना बनाई, तो ब्रिटेन को इस बात से धक्का लगा कि भैया अब ये जो यूरोप है, यूरोप पे तो इसका प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन अब आगे चलकर अफ्रीका के क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है और दोनों के संबंध इस जगह पर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और रूस ने भी इस बात का विरोध किया, जिसके चलते इनके बीच में क्या हुआ, इनका संबंध इनका जो रिलेशन है वो खराब हो गया। आशा करता हूँ गाइस आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है आपका सैन्यवाद। अब ये सैन्यवाद क्या है, जरा मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। सैन्यवाद मतलब मिलिट्रिज्म, और ये 20वीं शताब्दी में प्रयोग आते आते ही ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मशीन गन्स हैं, टैंक्स हैं, इन सब का प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही सबसे पहली बार हुआ था। मिलिट्रिज्म इतना बढ़ गया था, सैन्यवाद इतना बढ़ गया था कि इस देश में इस समय युद्ध के समय पे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा चलेगा, लेकिन ये युद्ध जब इतना लंबा चला तो हर एक देश ने अपने आप की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या किया, रॉकेट्स का प्रयोग किया या रॉकेट का इन्वेंशन किया बहुत से देशों ने, और बहुत से देशों ने बड़े बड़े जहाज, शिप, ये सब भी बनाने के प्रयास किए। ओके गाइस, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ये भी आप लोगों के आंसर को अच्छा बनाएगा। साथ ही साथ 20वीं शताब्दी में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उस समय हम विश्व में देखते हैं कि हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। कब? 20वीं शताब्दी में। और 1914 तक जर्मनी में हम क्या देखते हैं कि भाई 1914 तक जर्मनी में सैन्य का निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। द ग्रेट ब्रिटेन, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर अब मैं आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया का जितना लैंड है उसका, जहाँ पर ह्यूमन रहता है, वहाँ का 25% सिर्फ और सिर्फ किसके पास था? ग्रेट ब्रिटेन के पास में। कहते हैं कि ब्रिटेन का साम्राज्य का जो सूर्य अस्त कभी नहीं होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था इनका। और साथ ही साथ द ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ही इस समय के दौरान में अपनी अपनी इन्होंने नौसेना, अपनी जो नेवी आर्मी है उसमें भी इन्होंने क्या किया था? वृद्धि करी थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि से युद्ध में शामिल, या युद्ध को कह सकते हैं हम, एक कदम और इन्होंने युद्ध में शामिल होने का बढ़ा दिया था। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया था। सैन्यवाद का कुछ और एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया था, बगदाद से लेकर बर्लिन तक रेल मार्ग का निर्माण, वैसे ही इसके अंदर जो आपका बोस्निया है और उसमें उसके साथ बोस्निया और आपका जो गोबिना है, ये प्रदेश भी आपको याद रखना है। मैं रहने वाले जितने भी सभी स्लाविक लोग किसे कहते हैं आपको ये ध्यान रखना है। स्लाविक जो ऐसे लोग जो कि रशिया में, और आपको एक और कंट्री है जिसका नाम मैं भी आगे आपको बताऊंगा, वहाँ पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ हिस्से में नहीं बना रहना चाहते थे, इस वजह से भी हम यहाँ पर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मिलिट्रिज्म बढ़ गया। इसके बाद हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड।
बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। बहुत हद तक उनकी इस इच्छा के परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई। और ये अब युद्ध के लिए कई बार नेशनलिज्म को भी, यानी राष्ट्रवाद जिसे हम बोलते हैं, उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। ये नेशनलिज्म आखिर होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, सोचेंगे नेशनलिज्म। इसको मैंने अलग से पॉइंट नहीं बनाया, क्योंकि नेशनलिज्म है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट आप खुद क्रिएटिव माइंड बनाए, क्योंकि अगर आप अब इस क्लास में आ चुके हैं तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा। देखो राष्ट्रवाद क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रवाद का मतलब, आप छोटी क्लासों में 11th क्लास में अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि अपने देश के प्रति समर्पण होता है। यानी अपने देश को आप कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे अपने देश को ताकतवर बना सकते हो, अपने देश को कैसे आप ऊंचा अपने देश का कद उठा सकते हो, यही होता है नेशनलिज्म। लेकिन यहाँ पर नेशनलिज्म का मतलब ये था कि जितने भी देश थे, चाहे छोटे देश रहें या बड़े देश रहें, अगर बड़े देश हैं तो वो अपने आप को कैसे ताकतवर बना सकते हैं, छोटे देश हैं तो अपने आप को कैसे स्वतंत्र रख सकते हैं, या फिर कैसे अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। ये था असल में नेशनलिज्म। जो बड़े देश थे वो और ताकतवर होना चाहते थे, जो छोटे देश थे वो अपनी स्थिति को और अच्छा बनाना चाहते थे। तो इस आग ने ही, इस ज्वाला ने ही क्या किया, एक कदम और आगे बढ़ाया। किस चीज़ के लिए? प्रथम विश्व युद्ध के लिए। जर्मनी जैसा देश जो एक समय पर पहले छोटा हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रवाद के कारण वो अब इतने ताकतवर हो चुके थे कि इसी चीज़ को और भी देश फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और इसने भी, राष्ट्रवाद ने भी क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध को बनाने में अपनी बहुत सी भूमिका निभाई। अब आगे देखिए आपके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। जो ये रशिया, रूस का मानना था कि जो स्लोवा है, यदि ऑस्ट्रिया हंगरी या तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो उसके प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि रशिया में जो आबादी रहती है उसे भी हम स्लोवा कहते हैं, आप ध्यान रखना, और स्लाविक लोग भी उन्हें ही कहा जाता है। साथ ही साथ यही कारण रहा कि रूस ने स्लाव और आपका सर्व स्लाववाद आंदोलन को बल दिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। स्पष्ट है इससे क्या हुआ, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कटुता आ जाएगी, क्योंकि जो ये स्लाव लोग हैं वो एक समय पर ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में थे, लेकिन रशिया चाहता था कि ये भी मेरे प्रभाव में आ जाए। इस तरह के बहुत से उदाहरण रहे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को उग्र बनाते हुए तनावपूर्ण स्थिति में देशों को ले आती है, और वहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच में इसके बाद में आगे चल के युद्ध हो जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में होने में सबसे इम्पॉर्टेंट, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी होने में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ये पॉइंट कि किसी भी एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना। आज के समय में अगर हम देखते हैं तो यूएनओ एक प्रभावशाली संस्था है, जो कि अगर किसी देश के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है, मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, या फिर उन देशों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको सुधारने की, उनमें समझौते कराने की और युद्ध से दूर ले जाने की कोशिश करती है। ठीक इस प्रकार की संस्था उस समय कोई नहीं थी, और ना ही किसी एक ऐसे लीडर्स का इतना ज़्यादा एनरोल रहा उस टाइम पे, इसीलिए क्योंकि हर एक देश तो अपने आप को ही ताकतवर बनाना चाहते थे। सभी देशों ने सिर्फ इतना ही सोचा था कि हम सुरक्षित रहेंगे तभी जब हम ताकतवर रहेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर हम एक दूसरे से मिलजुल कर किसी संस्था के थ्रू हम अपने विवादों को सुलझा सकते हैं। अगर ऐसा किसी ने सोचा होता तो शायद प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। लेकिन ये मेरी बात ये भी झूठी हो जाती है जब 1920 में लीग ऑफ नेशन बना, और आगे चल के लीग ऑफ नेशन भी युद्ध को रोकने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकामयाब रहा। इसके बारे में भी बात करेंगे हम, क्या कमियां थी। हालांकि वो अच्छे से काम नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे पास अच्छा एग्जाम्पल है किसका, यूएनओ का। अगर वो अच्छे से काम करती तो शायद रोका जा सकता था। चलिए पॉइंट पे, बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई किसी भी एक प्रभावशाली संस्था का ना होना। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं मौजूद थी जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर सके। देखो आज एक ऐसी संस्था है यूएनओ, जो क्या करती है, यूएनओ के अंदर ही बहुत सारी यूएनओ के माध्यम से ही कह सकता हूँ मैं, अमेरिका ने और ताकतवर देशों ने बहुत सारी संधियाँ करवाई है। अब आप ये जबरदस्तियाँ संधि भी कह सकते हो, एनपीटी, बात करूँगा इसके बारे में भी अनदर वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, यानी जो परमाणु है उसका प्रसार नहीं होगा। 5 देशों ने इसको स्टार्ट किया। ऐसे ही बहुत सारी संधि हुई थी, जैसे सीटीबीटी, पीटीबीटी,
साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट, ऐसी बहुत सी संधियाँ रही तमाम, जो कि प्रभावशाली संस्थाओं की वजह से हो पाई। अगर ये संस्थाएं नहीं हो पाती तो ये संधियाँ नहीं होती। अगर हम देखेंगे तो ये संस्थाएं क्या करती है, कई बारी जो ये हमारा सैन्यवाद है उसको रोकने में भी बहुत हद तक अपनी भूमिका निभाती है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं कि उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सहज बनाने में सहायता कर सके। और साथ ही साथ इसके अंदर उस समय विश्व में लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहे थे, हर एक देश क्या कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसके चलते यूरोप में राजनीति का एक प्रकार क्या है, अराजक स्थिति हो गई, पूरी की पूरी यूरोप की अराजक स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि कोई संस्थाएं नहीं, कोई ऐसा कानून ही नहीं। आज कानून है, अंतर्राष्ट्रीय बहुत से नियम है जो कि यूएनओ के थ्रू फॉलो करवाए जाते थे, करवाए जाते हैं और करवाए जाते भी रहेंगे। और ये कई बार कई देशों को ज़बरदस्ती भी मानना पड़ता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर 5वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट तत्कालीन, जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे 2 देशों के बारे में, वो आपको इस समय इस पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं, बट आगे जब मैं क्वेश्चंस आपसे पूछा करूँगा कुछ इस प्रकार के, तो आप उस समय भी हमें बता सकते हैं। तो क्या बात होती है, तत्कालीन कारण जो आर्च ड्यूक फर्डिनेंट है, इनका नाम फ्रांस भी है बीच में, आपको ये भी याद रखना है, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंट पूरा नाम है उनका, उनकी हत्या हो जाती है। अब ये आर्च ड्यूक फर्डिनेंट थे कौन, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के जो सिंहासन पर बैठने वाले थे, उनके उत्तराधिकारी, जिन्हें आर्च ड्यूक फर्डिनेंट के नाम से जानते हैं, इनके अंकल थे शासक, अंकल का मतलब आप जानते हो चाचा या मामा, हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। और उनकी जब मृत्यु नहीं हुई थी उससे पहले इस बात की घोषणा हो गई थी कि अगले शासक जो है वो ये बनेंगे। आर्च ड्यूक फर्डिनेंट जो है बोस्निया में, वहाँ पर बोस्निया एक अब वर्तमान समय में अलग स्थान है, वहाँ पर एक जैसे दिल्ली एक अलग स्थान है, उसके अंदर रोहिणी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर ऐसे ही सेराजेवो वहाँ पर एक स्थान है। कहाँ पर? बोस्निया में, दिल्ली में नहीं। तो सेराजेवो का वहाँ पर वो दौरा करने के लिए गए थे, तभी वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या करी उसका नाम मुझे कमेंट करके बताइए एक बार, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, एक बार कमेंट करके बताएं। जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या करी थी गोली मारकर, और उनके ग्रुप का, ये दोनों नाम आपको बताना है, जिससे ये सोचा जाना था कि ऑस्ट्रिया बजाय सर्बिया के बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहे। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये पूरी की पूरी मैं आपको कन्फ्लिक्ट बता दूं, जो ये बोस्निया है ये किस्तान है, और इस बोस्निया पर कौन नियंत्रण करना चाहता था? सर्बिया नियंत्रण करना चाहता था। यही 2 देश हैं, और सर्बिया और ऑस्ट्रिया, जिनके बीच में ये युद्ध था, क्योंकि जो राजा थे आर्च ड्यूक फर्डिनेंट ऑस्ट्रिया हंगरी के, उनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के बाद में क्या हुआ कि हत्या करने के बाद में जो यहाँ पर हम देखते हैं सर्बिया क्या चाहता था? बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहता था, और उसी ने ही अपनी हेल्प से क्या किया था? आर्च ड्यूक फर्डिनेंट की हत्या करवाई दी थी। इससे सारा यूरोप सकते में आ गया, यानी कि भाई एक शासक की मृत्यु करवाना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और अभी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब वो देश दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं, और इसके लिए उन्हें बहुत बार टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। इसीलिए तो वो घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। अभी तो कोरोना काल है, इस वजह से, नहीं तो वो कई ट्रिप और लगा चुके होते मेरे ख्याल से वर्ल्ड टूर पे अपने। तो यहाँ पर अब जो ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना, और ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को चेतावनी भी दी कि वे 48 घंटे के भीतर अपनी स्थिति को, अपनी जो अपराध का दमन करे, और वो जो दोषी है उसको हमारे सामने पेश करे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इन मांग के अंदर बहुत सारी बातें रखी थी, जिसके तहत वो क्या कर रहे थे? अपनी डिमांड्स को उन्होंने मांगना था। मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो उन्होंने माने। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 28 जून, ये डेट जो पूरी प्रॉपर है, 28 जून को उनकी हत्या हुई थी,
और इसके बाद में कई चीज़ें इन्होंने मांगी थी। जैसे सबसे पहली बात तो ये कहा था कि भाई बिना युद्ध लड़े ही सर्बिया क्या करे, अपना समर्पण कर दे। तो कोई देश कैसे बिना युद्ध लड़े अपना समर्पण कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मुझे कमेंट करके कौन बताएगा? कोई नहीं कर सकता, मुझे पता है। तो इसमें एक बात ये थी, और साथ ही साथ इसके अंदर एक बात ये थी कि जो रशिया है, रशिया ने स्लाविक लोगों को सपोर्ट किया। तो वही चीज़ इसके अंदर आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो पीछे मैंने बताया था एक वो था इसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने अब यहाँ पर आपको पता है उन संधियों के बारे में मैं बात करता हूँ। जो सर्बिया है, सर्बिया से अब युद्ध होगा ऑस्ट्रिया का। तो सर्बिया किससे हेल्प मांगेगा? सर्बिया था उनकी जो अलग से संधि थी, एक तो त्रिगुट संधि थी और त्रिमैत्री संधि थी। तो जो त्रिमैत्री संधि थी, जो फ्रांस का एक वर्ड था एंटेंटो, तो ये जो उनमें हुआ था, उनके बीच में जो ये संधि हुई थी, तो उस संधि के तहत ही जो सर्बिया है, सर्बिया की हेल्प फ्रांस। और साथ ही साथ में जब हम घटना चक्र के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे वो उसके लिए भी मैं आप लोगों को आई बटन पे जब वीडियो डालूंगा तो मैं डाल दूंगा। आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रांस और रशिया अब सर्बिया की हेल्प करने वाले थे। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने बताया था 1880 के लगभग में आप लोगों की एक संधि हुई थी। इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी शामिल थे और उसमें इटली भी शामिल था, हालांकि इटली आगे चल के निकल गया था उसमें से। तो जर्मनी ने उनकी हेल्प करी और इसी प्रकार से आगे चल के क्या होता है, एक के बाद एक देश इसके अंदर खींचे चले आते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है आगे चल के ये युद्ध एक व्यापक युद्ध का रूप धारण कर लेगा। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया, जो मैंने बताया, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने गुटों का समर्थन करते हुए आगे, जैसे मैंने बताया। अब मैं एक अलग से एक आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो घटना चक्र में से अमेरिका उसके अंदर कब युद्ध के अंदर कूदता है, आपको तो पता ही नहीं चला। तो उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूँ गाइस आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही होगी और आपको बहुत कुछ समझ में भी आ रहा होगा। और युद्ध जो था वो काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप उसने धारण कर लिया था। और इस युद्ध के अंदर अगर आप देखोगे तो रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसकी सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। और इस युद्ध ने रूस के साथ साथ युद्ध की घोषणाएं कर दी, रूस ने भी इसके साथ घोषणाएं कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की हंगरी के बीच में भी संधि हुई थी, तो वो भी उसके साथ शामिल हो गया। तो ऐसे ही इसके अंदर और भी देश एक एक करके शामिल होते जाते हैं। इसके बाद ब्रिटेन और जर्मनी के साथ में युद्ध की घोषणा कर दी। ये भी एक अलग से कॉन्सेप्शनल है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों शुरू होता है। क्योंकि जब अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर फ्रांस है तो इसके बगल में ही एक और कंट्री है और ये जर्मनी है। जर्मनी ने फ्रांस पे डायरेक्टली हमला नहीं किया, बल्कि इधर से हमला किया, बल्कि और इस देश की जो संधि थी वो ब्रिटेन यूके से हो रखी थी कि भाई कभी तुम पे हमला होता है 70 वर्ष पहले, अगर कभी तुम पे हमला होता है तो मैं जवाब दूंगा। तो ब्रिटेन को इसमें आना पड़ा और फिर इन दोनों का भी युद्ध हो जाता है। मैं आपको बारे में डिटेल वाइज बताऊंगा, इसके बारे में वो घटनाएं सभी मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है बेल्जियम। ठीक है, तो यहाँ पर बेल्जियम के कारण ही यहाँ पर क्या है कि युद्ध हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि युद्ध के दौरान हुए कुछ प्रमुख युद्धों में कुछ बहुत सारे, मतलब युद्ध के अंदर ही बीच बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसे आपका क्या कहते हैं सोम्मे का युद्ध, आपका टर्नबर्ग का युद्ध, इसके अंदर आपका गैलीपोली का युद्ध और आपका वर्दून का युद्ध, ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आशा करता हूँ गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या था ये पूरा का पूरा माजरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के क्या कारण थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को किस किस नाम से जानते हैं। अगर आपको इस वीडियो से गाइस कुछ भी वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करना, और ऐसी इंस्टेंट अपडेट के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय